तो बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इवन तो हमने ये बी और सी वाला पार्ट नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जिससे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और बहुत सारे रीजंस हैं फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर। ठीक है जी। तो हम चल रहे हैं वापसी अपनी लेक्चर बुक की तरफ, और लेक्चर बुक को हम देखते हुए फिर आगे बढ़ रहे होंगे। लेक्चर बुक में अब हम लोग फाइनली चल रहे हैं और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ वॉर पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ वॉर। बेटा जिसमें पहला फैक्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या पढ़ाने लगा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बेसिकली किसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था? उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी। बट ये नहीं कह सकते कि लॉर्ड डलहौसी ने इसको अकेले ही इंप्लीमेंट किया। इसमें बहुत सारी टीम बैठी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स बैठे थे, और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि अगर कोई नवाब मर जाता है लेकिन उसका कोई यानी कि उसका कोई वारिस नहीं होगा, तो ब्रिटिश उसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेंगे। इस तरीके से बेटा जब तीन जगहों के नवाब का इंतकाल हुआ और उनका वारिस नहीं था, तो ब्रिटिश ने उनकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया, जिनमें एक था सतारा, एक था नागपुर, और तीसरा था झांसी। सतारा, नागपुर और झांसी को टेक ओवर कर लिया ब्रिटिश ने। ठीक है जी। सतारा, नागपुर और झांसी ब्रिटिश ने कैसे कॉन्कर कर लिया? कि जब इनके नवाब का इंतकाल हुआ, इनका कोई वारिस नहीं था, तो इन ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन जब अवध के नवाब का इंतकाल हुआ, तो ब्रिटिश ने फिर भी इसको एनेक्स कर दिया, जबकि इसके कई वारिस थे। ब्रिटिश ने कहा कि ही हैड जस्ट गवर्नड हिज पीपल बैडली, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं? टेक ओवर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, बेटा ब्रिटिश ने क्या किया? जो मुगल्स की रॉयल फैमिलीज थी उनको मिसट्रीट किया। क्या किया? मिसट्रीट किया। जो मुगल्स की रॉयल फैमिलीज थी ना, वो अपने लाल किलों में रहा करती थी, रेड फोर्ट्स में रहा करती थी। ब्रिटिश ने उनको वहां से मूव करके शिफ्ट कर दिया कुतुब साहिब में, जो कि एक बहुत ही ऑब्सक्योर सी खंडर टाइप की प्लेस थी। तो आप सोचो कि आपका घर ये हो, ठीक है, और फिर मैं आपको उठा के यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, सो इट विल नॉट बी सीन एज अ डिसरिस्पेक्ट। भाई ये बहुत बुरा समझा जाएगा क्या? ये सिर्फ मुगल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, बल्कि एट लार्ज पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट थी, क्योंकि मुगल्स हमारे रूलर्स थे और मुस्लिम रूलर्स थे। तो भाई इस तरीके से ब्रिटिश बेइज्जत कर रहे हैं हम लोगों को। उसके बाद फिर ब्रिटिश ने ऑफिशियल लैंग्वेज भी चेंज कर दी। उस टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी या तो वो पर्शियन थी या फिर वो संस्कृत हुआ करती थी, पर्शियन या संस्कृत। लेकिन ब्रिटिश ने इसको चेंज करके इंग्लिश कर दिया, विच वॉज सीन एज एन अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश टू वेस्टर्नाइज इंडिया। कह रहे कि इंडिया को यूरोप बनाने की कोशिश की जा रही है, वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। दीज वर द पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ वॉर, पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ वॉर। और इसके अंदर हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को डिटेल में पढ़ लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अलग से भी सवाल आ सकते हैं। बेटा अब हम लोग चलने जा रहे हैं और कुछ एजुकेशनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एजुकेशनल फैक्टर्स में सबसे पहले तो मैं आपको वो पर्सन जो कि सारे चेंजेस कर रहा था उसका नाम बताता हूँ। हिज नेम वाज मिकॉले। मिकॉले ने सबसे पहले तो कहा कि हम लोग को इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाना है। वो कहते हैं कि कॉमन लैंग्वेज होगी, दिस वुड हेल्प टू यूनाइट द पीपल। सबको एक जबान आती होगी तो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इंपोज करने की और भी कुछ वजूहत थी। पहली बात तो ब्रिटिश वांटेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एजुकेटेड ब्रिटिश एंड द अनएजुकेटेड इंडियंस। ब्रिटिश समझते थे कि बस इनको इंग्लिश आती है तो यही एजुकेटेड है, और जिनको इंग्लिश नहीं आती तो वो अनएजुकेटेड है। तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप था, जो लैक था, उसको ब्रिज करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ मीडियम ऑफ इंग्लिश एज एन एजुकेशन। उसके अलावा ब्रिटिश इनडायरेक्टली इस तरीके से स्कूल्स और कॉलेजेस में क्रिश्चियनिटी प्रीच कर रहे थे। वो आते तो इंग्लिश टीचर के नाम पे थे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझाते थे वो क्रिश्चियंस रिलेटेड समझाते थे। तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश सेंट क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। This was seen as an attempt by the British to convert the local children of Hindus and Muslims and Sikhs into Christian। ब्रिटिश ने कभी भी ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं किया,
लेकिन दिस वॉज ट्रू दैट ब्रिटिश वर ट्राइंग टू कन्वर्ट द चिल्ड्रन इनटू क्रिश्चियनिटी। अच्छा जी, क्रिश्चियंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा बेटा एक और बात, ब्रिटिश ने स्कूल्स के अंदर और कुछ चेंजेस किए। को एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, पर्दे को बैन कर दिया। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि इंडियंस को समझ नहीं आ रहे थे। पहली बात तो ब्रिटिश ने जो मुसलमान खवातीन थी उनके लिए स्कूल्स में पर्दा बैन कर दिया, और कहा कि मॉडर्न यूनिफॉर्म होंगे जो कि बहुत ही इनडिसेंट समझे जाते हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये मिनी स्कर्ट्स और ये नीचे से खुले हुए कपड़े इस तरीके से तो आज भी नहीं पहनते हम स्कूल्स और कॉलेजेस में। उस जमाने में जब इस्लाम से बहुत ज्यादा कुर्बत थी, देखो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। तो ये तो उस जमाने की बात है जब लोग इस्लाम से बहुत ज्यादा करीब हुआ करते थे। उस टाइम पे ब्रिटिश ये कोशिश कर रहे हैं। तो दिस दिस वाज बेसिकली अगेंस्ट मुस्लिम्स इंटरेस्ट, मुसलमानों के रिलीजन के खिलाफ था। और ये पर्टिकुलरली कर ही मुसलमानों के लिए रहते कि मुसलमान बच्चे पढ़ लिख ना जाएं, क्योंकि मुसलमानों से इनकी एक खास जेलसी रही है शुरू से। उसके अलावा को एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। आज के दौर में तो मैंने आपको बताया ना कि हम इस्लाम से ज्यादा करीब नहीं रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें ऐसी अडॉप्ट कर ली जो उस टाइम पे नहीं थी, जैसे को एजुकेशन सिस्टम। बट को एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ रिलीजियस वैल्यूज के खिलाफ था, बल्कि अगर हिंदूज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनके सोशल वैल्यूज के खिलाफ था। तो इट वाज अगेंस्ट द रिलीजन एंड द सोशल वैल्यूज, जिसकी वजह से मुसलमान बच्चे पर्टिकुलरली अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पा रहे थे। यानी कि मुसलमान लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पा रहे थे, इस वजह से लोगों को नुकसान हो रहा था। तो ये थे एजुकेशनल फैक्टर्स जो मैंने आपको बता दिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स लीडिंग टू द वॉर। बेटा इकोनॉमिक फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या कि इंडियंस को सिर्फ लो पोजीशन दी जा रही है इंडियन सिविल सर्विस में। मिसाल के तौर पे अगर मैं आर्मी की बात करूं तो जो सिपाही होगा वो इंडियन होगा, जबकि जो कमांडर होगा वो हमेशा ब्रिटिश होगा। अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूं तो इंडियन सिविल सर्विस में जो हायर पोजीशन दी जाती थी, जो मैनेजरियल क्लास होती थी, वो हमेशा ब्रिटिश होते थे। जबकि इंडियंस को हमेशा लो पोजीशन दी जाती थी इंडियन सिविल सर्विस में। ये देखो बेचारा गरीब इंसान, तुम्हारे टीचर जैसा बेचारा गरीब इंसान, सर ज़ुहैब जैसा, तो बेचारे को छोटी छोटी सी पोजीशंस मिलती थी, ठीक है ना। तो यहां पर ये देख लो कि भाई पहला पॉइंट क्या हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर में इंडियंस को सिर्फ इंडिया के अंदर छोटी जॉब्स दी जा रही है, इंडिया की सारी बड़ी जॉब्स ब्रिटिश खुद रख लेते हैं। ये बड़ा मसला। दूसरी बात, फिर ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, लोगों पे हैवी टैक्सेशन इम्पोज कर रहे हैं। भाई पहले तो आप उनको कमाने नहीं दे रहे, फिर जो पुअर फार्मिंग वार्मिंग की जॉब मिल गई, कोई पेजेंट बन गया, कोई फार्मर बन गया, उस पे इतना टैक्स लगा रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा बेचारा, बर्डन बन रहा है उसके ऊपर। उसके अलावा बेटा अब वो टैक्स को इंडिया में इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। शुरू में तो इन्होंने क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया, इंडिया में इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि एक्सेसिव टैक्स किया, एक्सेसिव टैक्स किया, उस पे उससे रॉ मटेरियल्स खरीदे, और रॉ मटेरियल्स खरीद के ब्रिटेन भेज दिए। लेट सपोज भाई वहां पे उन्होंने कॉटन खरीदा, स्पाइसेस खरीदे, और वहां से ट्रांसफर कर दी ब्रिटेन। बेटा ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज सबसे पहले स्ट्रांग हुई ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। बेटा इंडस्ट्रीज वहां पे थी तो उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी। अब ब्रिटिश इंडिया के ही पैसों से रॉ मटेरियल खरीद के ट्रांसफर करें ब्रिटेन, और वहां से फिर जब फ्री में रॉ मटेरियल बन रहा है तो चीपली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना रहे हैं, और वही लाके इंडियंस को बेच रहे हैं। अब सोचो, एडिडास की शर्ट मिल रही हो 500 रुपए की, और पाकिस्तानी लोकल जैसे एडिबास, एडिबास, एबिडास, क्या क्या बन रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो ये सब मिल रहे हैं 1000 रुपए के, और एडिडास की ओरिजिनल शर्ट मिल रही है 500 रुपए की। तो तुम क्या खरीदोगे, तुम डेफिनेटली इंपोर्टेड चीजें खरीदोगे क्योंकि वो हायर क्वालिटी की समझी जाती हैं। तो बेटा लोग फॉरेन गुड्स की तरफ शिफ्ट होने लग गए, जिसकी वजह से लोकल मार्केट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो बेटा इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के 1899 के अंदर, उनका नाम था रोमेश दत्त। रोमेश दत्त कहते हैं कि ब्रिटिश ने 150 साल में 150 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू ट्रांसफर किया, वेल्थ ट्रांसफर की इंडिया से ब्रिटेन। और ये कहते हैं कि भाई इनका मकसद ये था
कि हम सिर्फ इनको रॉ मटेरियल ग्रो करके देते रहे, फार्मिंग करके, और फाइनल फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए हम इनकी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट हो। तो इस तरीके से वो हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने तीन पढ़ लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला, लो पोजीशंस फॉर इंडियंस इन द इंडियन सिविल सर्विस। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। और तीसरा, हैवी टैक्सेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या था कि दैट ब्रिटिश हैड अ प्राउड एंड एरोगेंट एटीट्यूड। British considered themselves an oasis of culture in a largely uncivilized world. Oasis क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इस्लामियात में आपने पढ़ा होगा, मदीना एक ओएसिस था। भाई क्या है, हर तरफ से डेजर्ट डेजर्ट है, बीच में बस एक फर्टाइल जगह, प्रोडक्टिव जमीन है, हरियाली है वहां पे, वो कहते हैं ओसिस। जैसे मदीना वॉज कवर्ड बाय डेजर्टेड एरिया फ्रॉम ऑल साइड, बस उसके बीच में एक शहर था जो प्रोडक्टिव लैंड थी, तो इसको कहते हैं ओसिस। तो ब्रिटिश कह रहे हैं कि हम तो कल्चर के ओसिस हैं, और ये तो हम जंगली अनसिविलाइज्ड लोगों के दरमियान रह रहे हैं। तो भाई अगर इतने अनसिविलाइज्ड लोग हैं तो आप चले जाए ना यहाँ पे, क्यों फिर आ गए यहाँ पे, अपना मुंह उठा के चले जाते हैं, इतने बुरे लग रहे हैं हम तो। लेकिन नहीं, ना जाना है ना इज्जत देनी है, बस अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश। ब्रिटिश का एक पता नहीं क्या माइंडसेट था, दैट दे आर सुपीरियर। अभी तक यही माइंडसेट है, और इन्होंने इसको बहुत हद तक दुनिया में फैला भी दिया। मिसाल के तौर पे इंग्लिश को ही देख लो ना, जो इंग्लिश बोलता है पाकिस्तान में उसको बेहतर समझा जाता है। इफ आई स्टार्ट डिलीवरिंग माई लेक्चर इन इंग्लिश, यू विल फील लाइक ओह ही इज अ वेरी गुड टीचर। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं फिर भी बायलिंगुअल चलूंगा, उस हद तक इंग्लिश में पढ़ाऊंगा जिस हद तक आपको लिखने के लिए काम आए, वरना समझने के लिए मैं अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रेफर करता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम अ पाकिस्तान स्टडीज टीचर। ठीक है जी। तो बेटा, ब्रिटिश का प्राउड एंड एरोगेंट एटीट्यूड था। दे कंसीडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर, दे कंसीडर्ड देमसेल्व्स बेटर देन द इंडियंस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, देयर लैंग्वेज एंड देयर इकोनॉमी। ठीक है जी। बेटा, दूसरा मसला सोशल फैक्टर्स में, ब्रिटिश ने सत्ती को बैन कर दिया। सत्ती क्या था सर? सत्ती ये था कि जब भी कोई मर्द मरता था, उसकी बीवी को जिंदा जला देते थे हिंदू। हिंदू तो मुर्दे को जलाते हैं ना बेटा, तो सिर्फ मुर्दे को नहीं जला रहे थे, बल्कि उनमें से कुछ हिंदू ऐसे थे जो कि उसकी बीवी को भी जला देते थे। बोलते थे बेचारी उसको मिस करेगी, क्या करेगी अपने हस्बैंड के बगैर, एक काम करते हैं इसको भी जला देते। ब्रिटिश ने कहा ये बहुत गलत है, इसको बैन किया जाए। जब ब्रिटिश ने बैन किया तो हिंदूज ने कहा आपने हमें कल्चरल इंटरफेरेंस की। हिंदूज को ये बात नहीं पसंद आई, इवेंचुअली दैट लेड टू द वॉर। उसके अलावा बेटा, ब्रिटिश ने मॉडर्न रोड्स एंड रेलवेज इंट्रोड्यूस किए। भाई मॉडर्न रोड्स एंड रेलवेज हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, स्पेशली एट द टाइम ऑफ फेमिन। जब फेमिन आ रहा है तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाती थी मॉडर्न रोड्स एंड रेलवेज के थ्रू। बट अगेन इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद दिस चेंज। व्हाई? बिकॉज दिस वाज सीन एज एन अटेम्प्ट टू वेस्टर्नाइज इंडिया। उन्होंने कहा हमारे मुल्क को यूरोप बनाने की कोशिश ना की जाए, इवन दो इससे फायदा था। लेकिन वो ब्रिटिश ने, एक बात बताओ, ब्रिटिश का क्या ये मकसद था कि इंडियंस को फायदा हो रोड्स एंड रेलवे बनाने की? डेफिनेटली नो। ब्रिटिश ने रोड्स एंड रेलवे इंट्रोड्यूस किए ताकि उनका कंट्रोल इफेक्टिव हो सके, वो बेटा ट्रेडिंग आराम से कर सके। उनको पोर्ट तक सामान पहुंचाना है शहरों से, तो वहां तक सामान ला, और जो इम्पोर्टेड सामान इंडिया के अंदर आ रहा है उसको पोर्ट से ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रीज तक पहुंचा सके, मार्केट तक पहुंचा सके। इसके लिए ब्रिटिश ने रोड्स एंड रेलवे बनाए। ब्रिटिश ने रोड्स एंड रेलवे बनाए ताकि वो अपने ट्रूप्स को इफेक्टिवली मूव कर सके। ब्रिटिश ने रोड्स एंड रेलवेज बनाए ताकि वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन को भी बेहतर बना सके। बट दैट वाज जस्ट वन ऑफ द रीजन, मेन रीजन था ब्रिटिश अपना कंट्रोल बेहतर बनाना चाहते थे। बट लास्टली हम पढ़ने जा रहे हैं मिलिट्री फैक्टर्स। मिलिट्री फैक्टर्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पहली बात तो याद है, हम लोगों ने एनेक्सेशन ऑफ सिंध और पंजाब पढ़ा था, तो उसमें हमने एक वॉर का जिक्र किया था, एंग्लो अफगान वॉर। मैंने कहा था ये इंडिया से आउटसाइड है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो इंडिया पे आएगा हम उसको पढ़ेंगे। तो बेटा बहरहाल मैं फिर से उसका जिक्र कर रहा हूं कि जब एंग्लो अफगान वॉर होनी थी, ब्रिटिश ने अपने ट्रूप्स भेजने थे इंडिया से अफगानिस्तान लड़ने के लिए। तो ब्रिटिश ने इंडियंस को फोर्स किया कि तुम हमारे बिहाफ पे जाके लड़ोगे। जाहिर है सिपाही और जो सोल्जर्स थे वो तो सारे इंडियंस थे, ब्रिटिश तो सिर्फ कमांडर्स थे। तो ब्रिटिश ने इनको फोर्स किया। अब बेटा हिंदू नहीं लड़ना चाहते,
हिंदुओं का मानना है कि अगर हम इतनी दूर तक जाएं, दैट वी हैव टू ट्रैवल बाय सी एंड फार फाइट फॉर सम अदर कंट्री, तो दिस वुड अंडरमाइन और फेथ, हमारा ईमान इससे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। दूसरी बात, ब्रिटिश ये मानते हैं कि भाई अगर सॉरी मुसलमान ये कहते हैं कि हम अपने मुसलमान भाई के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अफगानिस्तान में भी मुसलमान है, इंडिया के भी मुसलमान है, तो मुसलमान मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता है, और हिंदू सी से ट्रेवल करके किसी और नेशन के लिए नहीं लड़ना चाहते थे। बट ब्रिटिश ने इनको फोर्सफुली भेजा, तो ये अनहैप्पी थे। फिर इसके साथ साथ ब्रिटिश फोर्सेबल कन्वर्जेंस भी करने की कोशिश करते थे आर्मीज में, कि मुसलमानों से, सिखों से, हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर तुम हमारे मजहब को यानी कि क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लोगे तो तुम्हारी प्रमोशंस होंगी, तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। और अगर वो मना कर देते थे तो उनको पनिशमेंट्स इंपोज करते थे। तो सोचो जरा किस तरीके से ब्रिटिश फोर्सिबली कन्वर्ट करे थे। एंड लास्टली बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जिसको हम कहते हैं द इशू ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज। लेकिन बेटा उस इशू को पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी आपकी सेंस डेवलप हो, और आप ना इन सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। ये सारे फैक्टर्स को पहले तो आप आइडेंटिफाई करना सीखोगे किस किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। और फिर आप इसका इम्पैक्ट खुद लिखोगे इंडिया के ऊपर, इन सारे फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट आया ये आप लिखोगे। याद रखिएगा, फैक्टर डिस्क्राइब नहीं करना, उसका इम्पैक्ट डिस्क्राइब करना है। चले बेटा, अब मैं लास्ट इवेंट पढ़ा रहा हूं जो कि इवेंट ऑफ वॉर भी है, और बेसिकली इशू ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज भी है, जो लास्ट फैक्टर मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। तो ग्रीस कार्ट्रिज का क्या इशू था कि उस टाइम पे ना गन ऐसी होती थी कि गन पाउडर होता था, वो आपको ऐसे जबान से काट के गन के अंदर डालना पड़ता था, फिर आप ऐसे डंडा मारते थे ऊपर से, तब जाके गन लोड होती थी। आज के जमाने में तो कोई दो थप्पड़ मार के चले जाए, आपको जितनी टाइम में गन लोड होगी। समझ नहीं बात, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी मेहनत के पहले जबान से ऐसे वो काटते थे, फिर पाउडर उसमें डालते थे, ऐसे ऊपर से डंडा मारते थे, फिर गन लोड होती थी, फिर उठा के चलाते थे। और ये उस टाइम की मॉडर्न वेपनरी थी। समझ नहीं बात। तो उस टाइम पे एक खबर ये मिली कि जो ग्रीस कार्ट्रिज है जिससे गन पाउडर निकलता है, ये फैट से बना हुआ है। जो फैट किसका है, या तो काऊ का है या नाउजुबिल्ला पिग का है। अब काऊ हिंदूज के लिए एक होली एनिमल है, और मुसलमानों के लिए जो ये है पिग है, ये फॉरबिडन है, हराम है। तो दोनों ने कहा हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो उस टाइम पे जो जनरल एनसन थे ब्रिटिश कमांडर, उन्होंने अपोज किया, भाई क्यों नहीं हाथ लगाओगे। और यहां से जो एक सिपाही था मंगल पांडे, इसने क्या किया, आप जानते हो उस मंगल पांडे को, ये कौन है। बेटा मंगल पांडे ने लीड लिया कि भाई हम जो है कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा, और इसने सबको लीड करा था उन सारे लोगों को। तो ब्रिटिश ने क्या किया, पहले तो मार्च 1857 में इसको जेल में बंद कर दिया, फिर मई 1857 में इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, इसको कत्ल कर दिया। ब्रिटिश ने कहा कि भाई अब ये दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा और कोई भी हमें अपोज नहीं करेगा। बट सारे सोल्जर्स ने ब्रिटिश को अपोज किया। तो ब्रिटिश कमांडर्स ने सिपाहियों को ही मीरठ एक जगह उधर जेल में बंद कर दिया। तो सोचो, मीरठ की जेल में बंद कर दिया सिपाहियों को ही, तो क्या सिपाही, दूसरे शहरों के सिपाही जो हैं वो यहाँ पे नहीं आने वाले थे इनको बचाने। तो दूसरे शहरों के सिपाहियों को जब पता चला कि मीरठ में हमारे फेलो सोल्जर्स बंद हैं, तो वो आए, मीरठ के सारे ऑफिसर्स को कत्ल किया, अपने साथियों को आजाद करवाया, और इस तरीके से रिवॉल्ट स्टार्ट हो गई। बेटा जो मेन ऑपोजिशन लीडर्स थे जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाया कि जब आर्मी ने ही बगावत की है तो सब हथियार उठा लो, उसमें एक तो मंगल पांडे था, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसी ने तो स्टार्ट करवाई थी पूरी वॉर, लेकिन इसको कत्ल कर दिया था ब्रिटिश ने। दूसरे थे बहादुर शाह जफर, हु वाज ट्राइंग टू यूनाइट एवरीवन। ही वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम। इसके अलावा एक जगह थी झांसी। मैंने आपको बताया था ना, सतारा, नागपुर और झांसी में ब्रिटिश ने अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब्जा कर लिया था। तो भाई झांसी की जो रानी थी, लक्ष्मीबाई इसका नाम था, इसने कहा मैं भी अपना एरिया रीगेन करूंगी। इसने भी हथियार उठा लिए। फिर एक ब्रिटिश का एक्स लॉयल सर्वेंट था, ऑफिसर कमांडर था, जिसका नाम था नाना साहेब। इसने पूरी जिंदगी ब्रिटिश को सर्व किया, फेयरली, रिस्पॉन्सिबली। इसके वालिद ने भी किया था, लेकिन ब्रिटिश इसकी पेंशन खा गए वालिद की।
तो इसने बदले की आग में ब्रिटिश को एक जगह अटैक किया जिसका नाम था कानपुर, और कानपुर में ब्रिटिश की फैमिलीज रहा करती थी, तो इसने वहां पे अटैक कर दिया। और तात्या टोपी जो बंदा था, वो कभी नाना साहेब के साथ सपोर्ट पे होता था, कभी लक्ष्मीबाई के साथ सपोर्ट पे होता था। तो एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट पीपल वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर डिफरेंट रीजंस। भाई हर किसी की अलग अलग वजह थी, लेकिन नो वन वॉज रेडी टू कोऑपरेट विद ईच अदर, विद एनीवन। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश फाउंड इट इजी टू डिफीट देम। तो क्या अंजाम हुआ? ब्रिटिश ने इसको कत्ल कर दिया। ठीक है जी, बेटा ब्रिटिश ने मंगल पांडे को कत्ल कर दिया। ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर के तीन बेटे थे, मिर्जा मुगल, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा सुल्तान। इनको कत्ल करके इनके सर जो है वो बहादुर शाह जफर के सामने पेश किए। बहादुर शाह, बेटा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वो कुछ बच्चों का आवाज का इशू हो रहा था। भाई ब्रिटिश ने मंगल पांडे को कत्ल कर दिया। बहादुर शाह जफर के तीन बेटे थे, मिर्जा मुगल, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा सुल्तान, तीनों को कत्ल करके उनके सर पेश किए इसके आगे। और फिर ब्रिटिश ने, इसने भी क्या कर दिया, इसने सरेंडर कर दिया। ब्रिटिश ने इसको लाइफ लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी। बेटा लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी, ब्रिटिश ने इसको भी कत्ल कर दिया। और जब यहाँ पे ये कत्ल हुई, रानी की झांसी कत्ल हुई, जो कि खुद एक मर्द बन के बैटल्स में लड़ा करती थी, मर्द के जैसे कपड़े पहन के बैटल्स में लड़ा करती थी, बट शी वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश। तो उस टाइम पे तात्या टोपी भाग गया यहाँ से। ठीक है, ये भी फरार हो गया। नाना साहेब ने क्या किया था, कानपुर को जिधर ब्रिटिश की औरतें बच्चे फैमिलीज रहती थी, वहां पर आके इसने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। इसने उसको घेर लिया था, तो ब्रिटिश ने कानपुर को चारों तरफ से घेर लिया। नाना हैड टू सरेंडर। लेकिन नाना ने क्या किया, नाना ने कहा अगर मुझे भागने की इजाजत नहीं दी तो मैं सारी औरतों बच्चों को मार दूंगा, फैमिलीज को मार दूंगा। इसने 300 लोगों को अंदर मारा भी। तो ब्रिटिश ने इसको तो भागने की इजाजत दे दी, बट ब्रिटिश किल्ड एनीवन हु वाज इवन थॉट टू बी अ सपोर्टर ऑफ नाना साहेब। ब्रिटिश ने ना सिर्फ इनको मारा बल्कि पब्लिकली हैंग किया, ताकि ये एक इबरतनाक मिसाल बन जाए कि जो भी ब्रिटिश के खिलाफ जाएगा उसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा। एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट पीपल वर फाइटिंग फॉर डिफरेंट रीजंस अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी ब्रिटिश। लेकिन क्योंकि कोई भी एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं था, तब भी ब्रिटिश आराम से इन सब से जीत गए। बेटा एक 6 मार्क का सवाल आता है आपके पेपर के अंदर, व्हाई इंडियंस फेल टू अचीव इंडिपेंडेंस इन 1857। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको अपने पास स्क्रीनशॉट की फॉर्म में ले लें बेटा। इसके तीन रीजंस हैं। एक रीजन लैक ऑफ यूनिटी, कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मिसाल के तौर पे इधर तीन मिसालें दी है मैंने। जब ब्रिटिश ने सिंध और पंजाब को एनेक्स किया था, तो ब्रिटिश ने सेंट्रल इंडिया और बंगाली फोर्सेस का इस्तेमाल किया था। तो जब सेंट्रल इंडिया और बंगाल ने रिबेल किया ब्रिटिश के खिलाफ, तो पंजाबी और सिंधी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भाई ये तो दुश्मन थे आपस में। रूलर ऑफ कश्मीर को पता था ब्रिटिश जीत जाएंगे, तो उसने ब्रिटिश के लिए 2000 बंदे भेज दिए सपोर्ट करने के लिए वॉर में। हिंदूज और सिख मुगल एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहादुर शाह वाज ट्राइंग टू यूनाइट द पीपल, ही वाज द ओनली रियल यूनाइटिंग फोर्स। लेकिन कोई इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज दे डिड नॉट वांट मुस्लिम रूल टू बी रिस्टोर्ड। उसके अलावा बेटा दूसरा रीजन,
ब्रिटिश की आर्मी ज्यादा एक्सपीरियंस थी एंड दे वर नोन फॉर देयर डिसिप्लिन एट द बैटल फील्ड। ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, वेपन्स भी बेहतर थे, वेपन्स वाली बात भी लिख लेते हैं। इनके पास एडवांस वेपनरी भी थी जिसकी वजह से ये आराम से जीत जाया करते थे। और लास्टली ब्रिटिश का एक माइंडसेट था, चालाक थे, चालबाज थे। देवर स्किल्ड डिप्लोमेट्स हु वुड इजीली विन ओवर पीपल। इनको पता था कोई भी अपनी मदरलैंड के लिए नहीं लड़ा, सब अपने जाति मफाद के लिए लड़ रहे। तो ये आराम से लोगों को खरीद लिया करते थे। उसके अलावा माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो एक बिलीफ फैक्टर भी था दैट दे वर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। आपने ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चा फर्स्ट आता है वो पूरी जिंदगी फर्स्ट आता रहता है, 1 2 3 4 5 6 हमेशा फर्स्ट, क्योंकि उसका बिलीफ है कि मैं फर्स्ट, मैं टॉपर। याद रखिएगा, अगर कोई भी काम करना है सबसे पहले वो बिलीव करना पड़ेगा, आई कैन डू इट। जब आपकी अपनी एबिलिटीज पर ही डाउट होगा तो आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। ब्रिटिश अपनी एबिलिटीज पर डाउट नहीं कर सकते। they had the belief that they are superior and they must superior spread their superior culture across the globe। तभी बेटा जब तक ब्रिटिश जीत नहीं जाते थे वो लड़ना छोड़ते नहीं थे। वो कहते थे ये एंड थोड़ी हो सकता, हम हारे हैं अभी, ये एंड थोड़ी हो सकता है, अभी तो और लड़ाई बाकी, अभी और लड़ाई बाकी। जब तक जीत नहीं जाते थे तब तक मेहनत करते रहते थे, बिकॉज दे हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि वो जब तक जीत नहीं जाए वो जंग खत्म नहीं होगी। तो दीज आर द 3 रीजंस बेटा। ये आपने सवाल करना है, ये आपके पेपर में आ चुका है, और कोई सवाल है तो पूछ लो।